जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस चलाई जा रही है और उस सीरीज में हमने अभी तक 6 क्लासेस देख लिया है और आज हम देखेंगे 7वां पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इस इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक से लगातार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा टॉपिक है आज का? आज का हमारा टॉपिक है कृषि। और कृषि, जैसा कि हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि का अपना ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे से भी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि कृषि वाले चैप्टर को अच्छे से कवर किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पुराने साल में पूछे गए हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ों को कितना फोकस के साथ पढ़ना है। और ये मैं चैप्टर बताना चाहूंगा कि इससे अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, जब हम फसल की बात करेंगे तो दोहरी फसल की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर्वाधिक दोहरी फसल किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में बोया क्षेत्र अधिक है? ठीक है, जब बोया क्षेत्र की बात की जाती है तो आपको याद रखना है ये शुद्ध बोया क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये किस जिले में सर्वाधिक है ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब अगला सवाल देखो, धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपको यहां पे क्या देखना है, जब हम देखेंगे कि सारे फसलों का उत्पादन देखेंगे तो आपको वो क्रम याद रखना है कि कौन से फसल का कितना उत्पादन हो रहा है, तभी आप इस प्रकार के सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगला देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में किस दलहन का वर्ष 15-16 है तो इसको 21-22 कर लो, में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था? ये वाला क्वेश्चन के लिए भी आपको वही क्रम याद रखना है कि दलहन में कौन सा क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और मैंने भी 2 बार लिख लिया है, तो ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाता है, तो ये भी हम देखेंगे। अगला सवाल, तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ते क्रम में लगाइए। अब देखो यहां से क्या साबित हो जाता है कि आपको उत्पादन का क्रम भी याद रखना है और क्षेत्रफल का क्रम भी याद रखना है। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा हुआ है, उसके पहले ये पूछा था कि धान के बाद कौन सी चीजें ज्यादा उत्पादन होती है, तो ये दोनों के दोनों का क्रम आपको दिमाग में रखना ही है। अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? अगेन क्या पूछा हुआ है आपको? उद्यानिकी में क्षेत्र पूछा हुआ है और इसी में आपको क्या याद रखना है? एडिशनल उत्पादन याद रखना है। तो दोनों ही चीजें आपको हर एक चीज में, चाहे आप क्या पढ़ रहे हो, आप अनाज पढ़ रहे हो, दलहन पढ़ रहे हो, तिलहन पढ़ रहे हो, उद्यानिकी पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो मतलब नहीं है। आपको क्या याद होना चाहिए? एक तो क्षेत्रफल याद होना चाहिए, क्षेत्रफल का क्रम और उत्पादन का क्रम, ये दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि प्रधान राज्य, तो कितने कृषक है यहाँ पर? 80% जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ की कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले क्लास में भी देखा था, इस आंकड़े को 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जैसे कि आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब इसमें भी कितने कृषक है आपके पास? 40.10 लाख कृषक परिवार है और उस कृषक परिवार में भी आपके 82% लघु और सीमांत किसान हैं, मतलब बहुत ही छोटे किसान हैं, लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देख लो कि हमारे प्रदेश में अभी जो टोटल सिंचाई क्षमता है वो कितने क्षेत्रों में है? 36% क्षेत्रों में आपके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, ये उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें से आपका सर्वाधिक 52% क्षेत्र जो है किससे होता है?
आपका नहर से होता है और 29% क्षेत्र किससे हो रहा है, नलकूप से हो रहा है। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि कौन से आपके जो सोर्स है उससे आपका सिंचाई ज्यादा हो रहा है। तो यहां किससे दिख रहा है, सबसे ज्यादा किससे हो रही है, नहरों या फिर जलाशयों से। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी। तो इस पेज से आपको क्या क्या आंकड़े याद रखने हैं, एक तो आपकी 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और कितने कृषक परिवार है, आपके 40.10 लाख कृषक परिवार है। और उन कृषक परिवारों में कितनी जो जनसंख्या है वो लघु एवं सीमांत परिवारों की है, वो है 80 नहीं 82%। 82% हमारे यहाँ लघु एवं सीमांत किसान है। और कितना टोटल क्षेत्र, कितना क्षेत्र हमारा सिंचित है, 36% क्षेत्र सिंचित है। और उस 36% में भी सर्वाधिक अगर किसी स्रोत का योगदान है वो है नहर का, और दूसरा अगर कोई आ रहा है वो है नलकूप। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है तालाब, और चौथा आ जाता है कुआं। तो ये चीज हम एक पर्टिकुलर स्लाइड में भी पूरा प्रॉपर देखेंगे, लेकिन यहीं पर भी याद रख लो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा मैंने क्या बताया, तालाब, और चौथा क्या हो जाएगा आपका, कुआं, कुएं। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी, चार चार चीज हो जाएगी। तो आपको क्रम जमाने को अगर आ जाता है तो आप उसको ध्यान में रखोगे। अब देखो, छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि की जा रही है, तो इस जैविक कृषि में आपको बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि आपको बेसिकली जैविक कृषि जो है आपका, राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन लॉन्च किया गया, और उसी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा आपका क्या लॉन्च किया गया, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये दो चीज आपकी लॉन्च की गई जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो परंपरागत कृषि योजना में क्या होता है कि हम जितने भी हमारे पुराने ट्रेडिशनल वे है जिससे हम खेती करते थे उसको अपनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमको जो नेचुरल चीज है, आजकल इतनी बीमारियां हो रही है, हम बोलते हैं कि हम तो बाहर का कुछ भी नहीं खाते, हम तो नॉर्मल दाल चावल खा रहे हैं, हम तो सब्जी खा रहे हैं। तो उन सब्जियों में भी क्या होता है, अगर आप जैविक कृषि नहीं कर रहे हैं तो आप केमिकल्स डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें लगातार हमारे लंग्स में जाती है और हमें बीमार करती है। तो इसलिए पहले क्या था, जब इस देश के पास अनाज की कमी थी तब हम केमिकल वाली खेती पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब इस तरीके से दिन आ चुके हैं कि हमारे पास अनाज अभी सफिशिएंट है, तो हम जैविक कृषि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी ओर हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को संपूर्ण जैविक जिले घोषित कर दिया गया है, और सारे जिलों में एक एक विकास खंड को तय किया गया है कि उसको जैविक कृषि वाला विकास खंड बनाया जाए। ठीक है, देख लो, वर्तमान में जैविक कृषि योजना के विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष जिलों में एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक बनाने के हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं कि 23-24 में जैविक खेती मिशन में कितना, ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, वो मैंने लिख दिया था, आपको देखना है, आप देख सकते हो अप्रॉक्स वे के लिए, लेकिन आपको ये चीज याद नहीं रखनी है। आपको इसके बाद क्या ध्यान रखना है कि कौन से 5 जिले जो हैं वो आपके जैविक जिले, संपूर्ण जैविक जिले बनने जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले देखो ये नीचे के कौन कौन सा है, बीजापुर और नारायणपुर, और इधर सुकमा और दंतेवाड़ा। ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा क्या है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये 4 जिले हैं, और ऊपर एक कौन सा जिला है, गरियाबंद जिला है। ठीक है, तो ये 5 जिले आपको दिमाग में रखने हैं। और उसी तरीके से जैविक, कुछ जैविक फसलें कौन कौन से हैं, इसको बस बेसिकली आपके मेंस में आपका काम आ सकता है, या फिर प्री में भी पूछा जा सकता है कि कुछ ऑप्शंस दे दिए कि क्या ये जैविक फसल है कि नहीं। तो क्या आपका दुबराज है, जावा फूल है, आपका जीरा फूल है, तिलक कस्तूरी है, आपका काली कमोद है, ये इसमें से आपके कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके प्री के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, किसी और फॉर्म में पूछा गया है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे जैविक कृषि के एग्जाम्पल में भी मैंने शामिल किया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगला, यहाँ पे अब देखो हमारा फसल क्षेत्र जो है उसमें उसका हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। ये योगदान आपका किस में है, आपका लाख में।
है ना, लाख रुपए में। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको बेसिकली दो चीजें याद रखनी होती है, एक तो टोटल योगदान प्रतिशत में कितना है और वृद्धि प्रतिशत कितना है ना, वृद्धि प्रतिशत और योगदान प्रतिशत में कितना है। तो आपका वृद्धि प्रतिशत कितना है, आपका 2.15% से वृद्धि कर रहा है कौन सा, आपका फसल का क्षेत्र। और योगदान कितना है, 8.64 आपका योगदान है। तो इसको कैसे याद करोगे, 8.64 अट्ठी अट्ठी 64, तो आपका योगदान कितना है, अट्ठी अट्ठी 64, 8.64। और उसी तरीके से फसल में आपका वृद्धि किस प्रतिशत से वृद्धि हो रही है, 2.15% से वृद्धि हो रही है। ठीक है, अभी आने वाला साल कौन सा है, जब आप ये प्री का एग्जाम दिलाओगे या एसआई का एग्जाम दिलाओगे, तो आपका आने वाला साल कौन सा है, 2025। ठीक है, तो 2025 से आप क्या याद रखोगे, 2.15। ठीक है, 25 की जगह आप क्या कर लोगे, उसको 15 कर लोगे, तो 2.15 आपका क्या याद हो जाएगा, आपका वृद्धि प्रतिशत याद हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको यहां से याद रखनी। अगर मेंस में लिखना है तो आप ये ग्राफ बना सकते हो कि लगातार, ये प्री में भी आपका सवाल पूछा जा सकता है कि जो आपका फसल क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, क्या इसका लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है फिर बढ़ रहा है। देखो कैसे हो रहा है, ये 22 था, फिर 23 हुआ, फिर 24 हुआ, 24 21 है, 24 54 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। तो ये क्या दिख रहा है, आपका लगातार बढ़ रहा है ना, कहीं पे भी ये ऐसे जिगजैग नहीं हुआ है, ये क्या है, एक लाइन में है। ऐसे सवाल अक्सर यूपीएससी पे पूछे जाते हैं कि जो भी क्षेत्र आपका बढ़ रहा है, कोई भी क्षेत्र दे दिया, तो क्या ये जिगजैग है, क्या लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो हो सकता है अगर प्रश्नों में चेंज किया जाए तो हमको इस चीज के लिए भी तैयार रहना है कि इस तरीके का अगर सवाल पूछे तो हमें ये ग्राफ ध्यान में रखना है कि ये क्या कर रहा है, लगातार आपका फसल क्षेत्र आपका सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ रहा है ना, स्थिर स्थिर भाव पर। तो ये चीज आपको एक बार दिमाग में रख लेनी है। अगला स्लाइड देखो। अब आपको क्या देखना है कि भूमि उपयोग जो है ना, इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी है कि आपका सकल बोया क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, दुफसली क्षेत्र कितना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, पूरे आंकड़े याद नहीं करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है 57 लाख, 46 लाख, 10 लाख, तो आपको पूरा का पूरा आंकड़ा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दशमलव के तक याद करना है। तो इसको कैसे लिख लोगे, आपका सकल बोया गया क्षेत्र कितना है, 57.04 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा, 57.04 लाख। अगर अप्रॉक्स में चीजों को याद करोगे तब जाके आपकी ये काम चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका पूछेगा कि सकल बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक किस जिले में है, न्यूनतम किस जिले में। हमने देखा ना अभी, दुफसली क्षेत्र का पूछा जा रहा था, शुद्ध बोया का पूछा जा रहा था, सकल बोया का पूछा जा रहा था। तो ठीक है, ये हो गया। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र में कितना है आपका, 46.31 लाख। उसी तरह दुफसली क्षेत्रफल में आपका कितना है, 10.73 लाख। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, सबसे पहले सकल बोया, तो आपको यह दिमाग में रख लेना है कि सकल बोया में सबसे ज्यादा रहेगा, कितना है आपका, 57.04 लाख। कितना है, 57.04 लाख। ठीक है, उसके बाद शुद्ध बोया में आपका कितना है, 46.31 लाख, 46.31 लाख। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, दुफसली में, दुफसली में कितना है आपका, 10.73 लाख। ठीक है, कितना आपका, 10.73 लाख। तो इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको देखना है कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, अब कुल बोया गया क्षेत्र में आपको फिर से आपको आंकड़े याद नहीं करने हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आंकड़े याद कर लिए थे किसमें, सकल बोया गया क्षेत्र में, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में, दुफसली क्षेत्र में। लेकिन अब जब आप इसके आंकड़े याद देखोगे ना, कुल बोया गया क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है, इसमें आपको आंकड़ा याद नहीं करना, इसमें सिर्फ जिले याद करने हैं। तो इसके जिले के लिए आपका एक पास ट्रिक है, राणा। ठीक है, मुझको राणा जी माफ करना। तो राणा से क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा आपका राजनांदगांव और न्यूनतम आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नारायणपुर। देखो, राजनांदगांव और न्यूनतम नारायणपुर। ठीक है, और ये जो आपका आंकड़ा लिया गया, ये कहां से लिया गया, आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त, ये जो वेबसाइट है यहां से आपके आंकड़े लिए गए। ठीक है, तो ये वाले आंकड़े वहां से आपके लिए गए। अब देखो फिर से,
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक और न्यूनतम के लिए भी एक ही फॉर्मूला क्या है, राना। रा से क्या आ जाएगा आपका राजनांदगांव, और ना से क्या आ जाएगा आपका नारायणपुर। उसके बाद दुफसली क्षेत्रफल में आपका जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है, आपका फॉर्मूला हो जाता है रब। ठीक है, अभी तक क्या था, राना राना, अब हो जाएगा रब। रब से र से आपका राजनांदगांव और ब से आपका बीजापुर। ठीक है, फिर से एक बार बताओ मुझे, कुल बोया गया क्षेत्र में आपका क्या है, राना है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र में राना है, और दुफसली में क्या है आपका रब। र से राजनांदगांव और ब से बीजापुर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने देखा था जब एमसीक्यू में। अब देखो, जब सिंचाई की बात होती है, सिंचाई संसाधन की बात होती है, तो इस प्रदेश में कितने संसाधन हैं, ये चीज आपको देखना जरूरी है। तो अभी फिलहाल प्रदेश में कुल सृजित जो आपकी सिंचाई क्षमता है वो कितना है, 21.52 लाख हेक्टेयर। ये कब का आंकड़ा है, मार्च 2023 का। इतना अलॉटेड है, इतना हमारे पास अलॉटेड है कि इतना सिंचाई क्षमता हमारा है मार्च 2023 के अनुसार। कितना है, 21.52। 21 दूनी होता है क्या होता है, 42 होता है, और उसमें एक प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 21.52 लाख हेक्टेयर। 21.52 लाख हेक्टेयर आपके पास अभी अवेलेबल है। और अगर राज्य निर्माण के बाद देखा जाए तो आपके पास कितना वृद्धि हुआ है, 8.21 लाख हेक्टेयर। मतलब एक तिहाई जो है ना आपका, एक तिहाई से ज्यादा जो क्षमता है वो आपने अभी सन 2000 से 2024 के बीच में डेवलप की है। उसके पहले राज्य गठन के पहले आपके पास 2/3 के आसपास चीजें थी। तो अभी कितना है, 8.21 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। टोटल आपके पास कितना है, 21.52 लाख हेक्टेयर। अब प्रदेश में कुल सिंचाई क्षमता का प्रतिशत कितना है, 38.38। 38.38% प्रदेश में कुल सिंचाई प्रतिशत 38.38%। और समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा कितना उपलब्ध है, 36%। 36% हमने पहले भी देखा था कि 36% आपका सिंचाई पूरा क्षेत्र में उपलब्ध है। अब देखो, मैंने जब पहला स्लाइड भी बताया था उसमें भी बताया था कि कौन कौन से स्रोत से आपका सबसे ज्यादा सिंचाई होती है और कौन से स्रोत से सबसे कम सिंचाई होती है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई आपकी होती है नहर से या फिर जलाशयों से। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका नलकूपों से, मतलब जो बोरवेल्स हैं वहां से। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है तालाबों से, और चौथा आपका आ जाएगा कुओं से। तो कुआं सबसे कम क्यों है, या आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो लॉजिकली, कि पहले ट्रेडिशनली कुएं बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बट अब कुएं नहीं के बराबर रह गए हैं, तो कुओं से सिंचाई नहीं के बराबर होती है। सबसे ज्यादा अभी क्या है, कनेक्ट करने के लिए सब जगह नहर खुल गए हैं, तो नहर सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम कुआं। तो ये दो चीज आपको दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला सवाल देखो। अब देखो, ये उद्यानिकी फसल का आंकड़ा है। ठीक है, उद्यानिकी फसल का आंकड़ा है, तो इसमें क्या है आपका 23, 24, 22, 23 का आंकड़ा हमारे पास है, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा क्या है, आपका फल, सब्जी, मसाला, औषधि एवं सुगंधित फसल और पुष्प, ये 5 चीजें हैं। तो इन 5 चीजों में कौन सी चीजें आपकी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कौन सी चीजें आपकी कम प्रोड्यूस होती है, ये चीज आपको देखना है। तो देखो, रकबा, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका जो फल है, फल कितना है आपका, 2,09,005। 2,09,005। इसको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। याद क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सब्जी कितना है, 4,78,309। तो अभी इन दोनों में ज्यादा कौन है, सब्जी ज्यादा है। उसके बाद क्या आपका 62,592, ये क्या है, मसाला है। उसके बाद आपका औषधि कितना है, 6,368। और उसी तरीके से आपका पुष्प कितना है, 13,182। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पर आएगा आपका क्या आ जाएगा, सब्जी। ठीक है, पहले नंबर पर आपका आ जाएगा सब्जी, दूसरे नंबर पर आ जाएगा फल, तीसरे नंबर पर आ जाएगा मसाला, चौथे नंबर पर पुष्प और पांचवें नंबर पर औषधि। ठीक है, उसी तरीके से अगर उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में भी देखो,
ये आपका सब्जी पहले नंबर पर आ जाएगा, कितना है 66,51,002। और उसी तरीके से फल कितना है 23,29,099। और तीसरे नंबर पर आपका फिर से आ जाएगा, ये आपका है 4,30,365। 4,30,365 तीसरे नंबर पर आपका मसाला आ जाएगा। और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा 1,69,684 आपका पुष्प आ जाएगा। और पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा औषधि 45,218। ठीक है, तो ये आपके नंबरिंग हो गए। अगर बात की जाए मैट्रिक टन, है ना, मैट्रिक टन में उत्पादन, प्रति एकड़ में उत्पादन के हिसाब से एवरेज उत्पादन किसका सबसे ज्यादा हो रहा है? सबसे ज्यादा एवरेज उत्पादन है आपका सब्जी का। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका फूल का। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका है फल। चौथे नंबर पर है औषधि। और पांचवें नंबर पर है मसाले। ठीक है, ये तो हो गया आपके डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से जो उठाया गया। अब इसको यहां से याद नहीं करो, यहां से इस स्लाइड से याद करो। तो इस स्लाइड से आपको देखो, उद्यानिकी फसल जो है रकबा यानी क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और आपके उत्पादन के आधार पर, दोनों के आधार पर एक ही आंकड़ा लगेगा। क्या लगेगा आपका? सबसे पहले आ जाएगी, सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या खाते हैं आप? फल खाते हैं। ठीक है, और क्या डालते हैं उसमें? मसाला डालते हैं। ठीक है, आप कभी कभी मंदिर चले गए तो भगवान को क्या चढ़ा दिए? फूल चढ़ा दिए, पुष्प। ठीक है, उसके बाद अगर हम कभी बीमार पड़ गए तो हम क्या करेंगे? औषधि, औषधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्रम आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है आपको? सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा क्या खाते हो? सब्जी खाते हो, फिर फल खाते हो, फिर मसाला खाते हो। और कभी कभी मंदिर में जाते हैं तो क्या कराते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। और बीमार कभी पड़ गए तो आप क्या करोगे? औषधि करोगे। ठीक है, तो ये आपकी दोनों चीज में है, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी, दोनों में एक ही आंकड़ा आपका लग रहा है। अगला साइड देखो। अगला देखना है कि प्रमुख फसल के अंतर्गत आपका क्षेत्र और उत्पादन 21-22 के अनुसार कितना है। तो 21-22 के अनुसार कितना है? आप क्यों 21-22 पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो 23-24 का आंकड़ा अपडेट ना करते हुए 21-22 का ही आंकड़ा दिया हुआ है। तो आपको इसमें फिर से जो हमने एमसीक्यू देखा था उसके अकॉर्डिंग आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक है आपका क्षेत्रफल, दूसरा है आपका उत्पादन कितना हुआ है। तो जो आपका दलहन वाला है उसमें देखो, क्षेत्रफल भी सेम है और उत्पादन का क्रम भी सेम है, दोनों का क्रम सेम है। तो सबसे पहले दलहन वाले का कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है? चना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? लाख है या तिवरा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? उड़द है। और चौथे नंबर पर कौन सा है? तुअर है, तुअर है। ठीक है, तो क्या है? चना, लाख, उड़द और तुअर, ये किसके किसका एग्जाम्पल है? दलहन का। लेकिन अगर वहीं पे आप देखा जाए अनाज में, अनाज में इस पे दो क्रम बन जाएंगे। एक बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा बनेगा आपका उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से धान, गेहूं, मक्का और कोदो। वहीं पर उत्पादन की दृष्टि से धान रहेगा आपका, धान के बाद आपका आ जाएगा मक्का, और मक्का के बाद आ जाएगा गेहूं, गेहूं के बाद आपका आ जाएगा कोदो। ठीक है, क्या करना है? गेहूं और मक्का को स्विच कर देना है। बाकी सारा चीज सेम है, गेहूं और मक्का स्विच हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर से तिलहन में भी अंतर है आपका। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में अलग आंकड़े हैं और आपके उत्पादन में अलग आंकड़े। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले आ जाएगा आपको सरसों, फिर आ जाएगा सोयाबीन, फिर आ जाएगा राम तिल, राम तिल, और चौथा आ जाएगा आपका मूंगफली। अब देखो, उसी तरीके से आपका जो उत्पादन है, उत्पादन में आपका क्या आ जाएगा? उत्पादन का क्रम आपका बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्या हो रहा है आपका? मूंगफली हो रहा है।
है ना। उत्पादन, जो मूंगफली सबसे कम एरिया में बोया जा रहा है, सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो आप ये समझो इसका पर हेक्टेयर जो है कितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी है ना, कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा सोयाबीन, ये वहां पर भी दूसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सरसों, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा रामतिल। चौथे नंबर पर रामतिल। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंकड़ा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कौन सी चीज कहां पर आ रही है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनाज की बात की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा, धान, फिर गेहूं, फिर मक्का, फिर कोदो। और अगर वहीं पर उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे पहले आ जाएगा धान, फिर मक्का, फिर गेहूं, फिर कोदो। लेकिन वहीं पर अगर आपकी बात की जाए दलहन की, दलहन में आपका दोनों के लिए आंकड़े सेम है। क्या आ जाएगा आपका, चना, लाख या तिवड़ा, उड़द और अरहर, या सॉरी तुअर। ठीक है, चना, लाख, उड़द और तुअर। क्या करना है, चना, लाख, उड़द और तुअर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी। उसके बाद अगर बात की जाए आपके तिलहन की, तो तिलहन में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सा आ जाएगा, सरसों, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद रामतिल, उसके बाद मूंगफली। अब ये आंकड़ा जब आप उत्पादन की बात करते हैं तो बदल जाता है। सबसे ज्यादा कौन हो जाता है, मूंगफली, दूसरे नंबर पर सोयाबीन बना रहेगा, तीसरे नंबर पर सरसों और चौथे नंबर पर रामतिल। तो ये आंकड़े क्रम जो है वो आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर औसत की बात की जाए, औसत उत्पादन किसका सबसे ज्यादा होता है, औसत उत्पादन में प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो आपका सबसे ज्यादा हो रहा है गन्ना का, उसके बाद मक्का का, उसके बाद धान, फिर गेहूं, फिर चना, फिर सोयाबीन। औसत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन है, गन्ना, उसके बाद है मक्का, उसके बाद है आपका धान, फिर गेहूं, उसके बाद फिर आपका चना और सोयाबीन। मक्का, धान, गेहूं, चना, सोयाबीन और पहले गन्ना। तो ये आंकड़े भी आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि औसत उत्पादन में किसका सबसे ज्यादा हो रहा है तो भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, प्रमुख फसल क्षेत्र के अंतर्गत तो कौन सा ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा बोया जा रहा है, धान। ठीक है, धान हम लोग खाते हैं, उसके बाद चना बूट भी खाते हैं और तिवड़ा भी खाते हैं, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मक्का। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, सबसे पहले बात है आपके सबके थाली में क्या होता है, धान होता है। ठीक है, मतलब चावल खाते हैं ना हम लोग, छत्तीसगढ़िया लोग, तो चावल हो गया, धान हो गया, उसके बाद फिर चना बूट हर कोई खा रहा है और तिवड़ा भी खा रहा है। तो धान, चना, तिवड़ा, उसके बाद गेहूं, फिर मक्का सबसे कम खा रहे हैं। धान आपका, फिर आ जाएगा चना, उसके बाद तिवड़ा, उसके बाद फिर गेहूं, फिर मक्का। धान, चना, तिवड़ा, गेहूं, मक्का, धान, चना, तिवड़ा, गेहूं, मक्का। ठीक है, अब सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत अनाज में देखा था धान, दलहन में चना, तिलहन में राई, सरसों। ये तो हमने अच्छे से देख लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर उत्पादन की बात की जाए तो इसमें बढ़िया ट्रिक है मेरे पास। क्या है, धाम चगेला। धाम चगेला, ध से धान, म से मक्का, च से चना, गे से गेहूं, ल से लाख। धाम चगेला, क्या याद करोगे, धाम चगेला, धाम चगेला, धाम चगेला। सर्वाधिक की बात की जाए उत्पादन में, अनाज में धान ही है, दलहन में चना ही है, तिलहन में लेकिन क्या हो जाता है, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मूंगफली आ जाएगा तिलहन में। उसके बाद देखो, अब ये जो फसल लिखा है ना, ये है पशुधन। पशुधन, देखो इकोनॉमिक सर्वे जो बॉडी छाप रही है उनसे भी गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो गलतियां इससे क्या पता चलता है, सबसे हो जाती है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को हैंडल करने वाली बॉडी, वो इकोनॉमिक सर्वे छाप रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, पशुधन का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी कितना है। तो फिर से आपको दो चीज याद रखना है, एक तो कितना ग्रोथ कर रहा है और कितना आपका भागीदारी है। तो ग्रोथ कितना कर रहा है, 6 6 के 36 में 2 ऐड करोगे तो 6.38,
और आपका हिस्सा कितना है 1.62, कितना है 1.62, और ग्रोथ कितना कर रहा है 6.38। पशुधन का कितना ग्रोथ है 6.38, और हिस्सा कितना है 1.62, कितना हिस्सा 1.62, और यहीं पर आपका फसल का कितना हिस्सा था 8.64, कितना हिस्सा था 8.64। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए आपके पशुधन की, क्या ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है? देखो ये 38 है, फिर 415 है, 416 है, 433 है, 461 है, 491, तो ये भी क्या दिख रहा है आपका पशुधन भी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है स्थिर भाव पर। तो अगर इससे भी सवाल आ जाए कि पशुधन क्या कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है स्थिर भाव पर, तो हाँ, इसका जवाब होगा हाँ में। ठीक है, अब देखो जो 20वीं पशु संगणना थी 2019 में जो हुई थी, उसके अनुसार हमारे पास टोटल सबसे ज्यादा क्या है गौवंश है। आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, 99.84 लाख के अराउंड है। ठीक है, बस इतना दिमाग में रख लो, सबसे ज्यादा क्या है गौवंशी है। उसके बाद आप क्या आ जाएगा बकरे और बकरिया, उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा भैंसवंशी, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा सुकर। ठीक है, सबसे यहाँ पे इन चारों में कौन है गौवंशी है, गौ, ठीक है, फिर बकरा, उसके बाद आ जाएगा भैंसवंशी, उसके बाद आ जाएगा सुकर। ये आंकड़े आपको दिमाग में रखने हैं, नंबर्स याद नहीं रखने, सिर्फ और सिर्फ क्रम आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब इस चैप्टर से हम देखेंगे क्वेश्चंस, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैं कर लूंगा और 3 से 4 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर जिसने भी क्लास अच्छे से देखी है उसके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कहीं पे भी। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? क्या ऑप्शन दिया है? धमतरी, सुकमा, जगदलपुर और नारायणपुर, सॉरी कोरबा। तो क्या बताया था मैंने? कुल का, शुद्ध का और दोहरी का। दो का क्या था राणा राणा, और दोहरी का क्या था रब, रब। तो र से क्या आ जाएगा राजनांदगांव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया क्षेत्र अधिक है? बोया क्षेत्र किस जिले में अधिक है? फिर से अभी देखा हमने राणा, तो राणा क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका राजनांदगांव। ठीक है, इसका आंसर भी आपका आ जाएगा राजनांदगांव। अगला देखो, धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्या हमने पढ़ा था? धाम, धाम पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था हमने? धाम चगेला। तो क्या हो जाएगा धान, मक्का, चना, गेहूं, लाख। तो धान के बाद कौन सा है? मक्का। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल आपके आने हैं। अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में किस दलहन का वर्ष 14, 15, 15, 16 जो दिया है, 21, 22 मान लो, सबसे अधिक उत्पादन हुआ है? तो किस दलहन का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है और उसी दलहन का क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है? कौन सा है? चना है। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा क्या था? चना, देन लाख, देन उड़द और देन तुअर। ये आपका क्षेत्रफल भी है और आपका क्या है ये उत्पादन भी है। अगला देखो, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है आपकी? आपकी प्रमुख तिलहन है सोयाबीन। ठीक है, भले ही आपका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है तिलहन में वो किसका है? राई सरसों का, और सर्वाधिक उत्पादन जो इस साल हुआ है वो है मूंगफली का। लेकिन उसके बाद भी आपका प्रमुख फसल अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? सोयाबीन लगाओगे। अब आने वाले 3 सवाल आप सॉल्व करोगे। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, ये सवाल का आंसर मैं दे चुका हूं, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखोगे। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में तिलहन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में लगाइए।
ठीक है, हमने देखा था क्षेत्रफल भी देखा था, उत्पादन भी देखा था, तो इसको आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, अगला सवाल देखो। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? इसमें अगर क्षेत्र भी पूछा जाता, उत्पादन भी पूछा जाता, दोनों के लिए सेम ही आंकड़े हैं, है ना। मैंने आपको लॉजिक के साथ इसको याद करवाया है, तो इसको दिमाग में रख लेना और इसका आंसर टिक कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। हमारा ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप सबको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि सिर्फ आप फायदा ना उठा सको, आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। और जो भी आपको क्वेरीज आ रही है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करके क्या बताना है कि हम इसमें अच्छे से पढ़ के पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जितना शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतना हमें लगेगा कि हमारा काम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, ये सब काम हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।